विद्यार्थियों नमस्कार। के की हिंदी में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम है। हम लोग कविता पाठ के साथ साथ साहित्य और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम पर भी लगातार बातचीत करते रहे हैं और कर रहे हैं। हमने गांधी दर्शन पर बातचीत की, लोहिया के दर्शन पर बातचीत की। अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दर्शन पर बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप जानते ही हैं, महार जाति से यानी दलित जाति से बिलोंग करते थे और अपने बचपन से ही तमाम तरह के अपमान और तमाम तरह की चीज़ें सहते हुए वो जीवन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते लिखते आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन लंदन अमेरिका पहुंच जाते हैं और बड़ौदा के महाराजा उनको उस ज़माने में वजीफ़ा, जिसको हम लोग फेलोशिप कहते हैं, वो प्रदान करते हैं और वो लंदन जब पढ़ने चले जाते हैं और वापस पढ़ के आते हैं तो जो शर्त थी उसके अनुसार उन्हें कुछ समय वहाँ पर काम करना था। तो वहाँ पर किस प्रकार से उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ। फिर शहर में जब उनको रूम लेना था, घर लेना था रहने के लिए, तो कोई कमरा देने को तैयार नहीं। और जब उन्होंने फिर नाम बदल कर, जाति बदल कर रहे और जब एक दिन उनको किसी ने किसी कारण से जान गए तो कैसे उन्हें रातों रात घर से बाहर कर दिया। यानी जाति का जो दंश है, दलित होना या सोकोल्ड अछूत होना क्या होता है, उसी इंसान को पूछिए जिस इंसान के ऊपर ये सारी चीज़ें गुजरती है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब इसीलिए हमेशा जाति को ख़त्म करने की बात और सब किसी को इक्वल करने की बात करते रहे हैं। और हिंदू धर्म के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं, इसीलिए वो हिंदू धर्म की एक मॉडर्न व्याख्या करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को तो उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने पूरे धर्मशास्त्र का, तमाम चीज़ों का अध्ययन करके इतनी सारी पुस्तकें लिखी और इतनी सारी कमियां उन्होंने बताई कि अगर आप ये सारी कमियां दूर कर लेते हैं तो आपका धर्म दुनिया का महान धर्म बन सकता है, आपका समाज महान बन सकता है और हमारा देश एक महान देश बन सकता है। अगर हम मनुष्य और मनुष्य के बीच ये भेदभाव ख़त्म कर दें हमेशा हमेशा के लिए, हम सभी को बराबर समझें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अतिशूद्र सब बराबर मनुष्य के रूप में अगर हम उनको समझने लगें तो इस समाज के अंदर जो विभाजन की रेखाएं हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और एक बेहतर समाज बनाने का जो स्वप्न है, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे तथ्यों को आप समझ सकते हैं। अंबेडकर साहब बाद में आप जानते हैं कि लॉ मिनिस्टर रहे, उन्होंने तमाम चीज़ें की, उन्होंने तमाम आंदोलन किए, मनुस्मृति को भी जलाया था उन्होंने, है ना। पानी पीने के लिए महार तालाब में लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उसके लिए तक उन्हें मूवमेंट करना पड़ा। तो जाति जो व्यवस्था थी, उसका जो सामंती जो पूरा ढांचा था वो कितना भयावह था और कितना अमानवीय था, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और आज भी हमारे देश में ऐसा नहीं कि वो सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी और हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सब कुछ राइट दिया उसके अनुसार सब कुछ चीज़ें चल रही है, ऐसा नहीं है। आप चाहे सिस्टम में देखिए, चाहे आप हिंदुस्तान के गाँव की यात्रा कीजिए, गाँव की व्यवस्था को समझेंगे तो आपको तमाम चीज़ें कदम कदम पर नज़र आएगी। बाबा साहब इसीलिए बार बार कहते थे कि मैं इसलिए जग रहा हूँ कि मेरा समाज सो रहा है। वो कहते थे कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष किसी भी समाज को सबसे नीचे से उठा करके सबसे ऊंचे तक ले जा सकता है, अगर वो पूरी शिद्दत से, पूरे मन से अगर काम कर रहा है। महाराष्ट्र में इसका प्रभाव देख सकते हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में उनका प्रभाव देख सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जगह जगह इस प्रकार की सूचनाएं आती है कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया। आखिर इतनी हेट क्यों है उस समाज में, जो समाज सदियों से शासक रहा है, जिसके पास सत्ता थी, पावर था, जो हर तरह से एम्पावर्ड रहा है, जिसने कभी इस स्टीरियोटाइप का सामना नहीं किया है कि हीन होना क्या होता है। लोगों की गंदी गालियाँ सुनना, अपमान सहना, अच्छे कपड़े न पहनना, सम्मान के साथ ज़िंदगी न जी पाने का दर्द क्या होता है,
जिस समाज ने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया, वह समाज, जो इंसान अपनी मेहनत अपनी शिद्दत से कुछ कर रहा है, उसके प्रति इतनी नफरत से कैसे भर सकता है। सवाल यही है कि हमारी बहुत सी सारी चीज़ों से हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति को हम लोकतांत्रिक तरीके से इस आधुनिक समाज में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको बेहतर संदर्भ की तरफ ले जा सकते हैं। और उसमें डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार है, उनकी जो थॉट है, उनका जो चिंतन है, वो कितनी मदद कर सकता है। चाहे उनकी जो तमाम पुस्तकें हैं, आप उनका पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ सकते हैं। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्मित किया उसमें जो तमाम चीज़ें हैं, हिंदू धर्म के बारे में जो लिखा है, बौद्ध धर्म के बारे में जो लिखा है, मार्क्सवाद के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उनकी तमाम चीज़ें उपलब्ध है मार्केट में, तमाम भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। तो उन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो शायद बेहतर समझ पाएंगे। बाहर से किसी का विरोध करना एक अलग बात है, भीड़ का हिस्सा बनकर के विरोध करना वो अलग बात है। किसी चीज़ को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके मंतव्य के आधार पर अगर हम समझते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर ज़रूर हमारे दिमाग में जो कुछ जड़ता है उसको साफ करने का काम करते हैं और हमें एक नई सोच, एक नए विचार के साथ जीवन को उस सबलाइम के साथ, उस उदात्तता के साथ देखने समझने का दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसलिए उनके चिंतन को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको मालूम ही है कि जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने कुछ 24 प्रतिज्ञाएं रखी थी और हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इतना पढ़ा लिखा, इतना प्रबुद्ध आदमी धर्म के माध्यम से समाधान ढूंढ रहा था, तो उसके पीछे भी कुछ उनका लॉजिक तो रहा होगा ना। जो विज्ञान, कानून और बाकी तमाम चीज़ों की बात करने वाला विद्वान, आखिर बौद्ध धर्म को इतना वैज्ञानिक, इतना आधुनिक और इतना प्रोग्रेसिव मानते हुए ही तो उसको अपनाया होगा था। और उसके अंदर की जो जीवंतता है, उसके अंदर की जो करुणा है, बुद्ध करुणा की बात करते हैं ना। देखिए, ज्ञान की बात करना अलग है और करुणा की बात करना अलग है। मनुष्य का इमोशनल होना अलग है और ज्ञानी होना अलग बात है। आप ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, तो आप दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाएंगे कभी। तो डॉक्टर साहब इसीलिए महात्मा बुद्ध की परंपरा से, फिर कबीर की परंपरा, फिर फूले, पेरियार, पूरी परंपरा के माध्यम से उन सारी चीज़ों की बात करते हैं और कैसे उस महत्वपूर्ण चिंतन को भारतीय समाज के लिए अनिवार्य चिंतन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि तमाम तरह के भेदभाव खत्म हो जाए और कोई मनुष्य, हर मनुष्य को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रकृति ने दिया है। कानून तो बाद में आता, कानून तो फिर बाद में बनाया गया, लेकिन प्रकृति ने जब सबको, किसी पर ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया है। भाई, प्रकृति हमें सांस लेने का पैसा नहीं ले रही है, पानी हमसे पैसा नहीं वसूल रहा है, तो फिर उन लोगों को क्या अधिकार है जो सोकोल्ड शासक बन गया है, जिसने सभी को अपने अधिकार में कर लिया है, गुलाम बना लिया है और वो आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो चाहे आधुनिक नेशनल स्टेट की बात हो, और आपको पता है कि कम्युनिस्टों के साथ में, मार्क्सवादियों के साथ में उनकी हमेशा असहमति रही है। वो वर्ग, वो क्लास की बात करते हैं और अंबेडकर साहब कास्ट की बात करते हैं कि कास्ट के सवाल को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक भारतीय समाज के भीतर की जो जड़ता है, जो जो ऑर्थोडॉक्स जो थॉट्स है, उसको आप इरेज नहीं कर पाएंगे, उसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। चाहे बाहर से आप कितनी भी आधुनिकता की, चाहे कितनी भी महानता की बातें कर लीजिए या करते रहिए, उन सारी महानता की बातों को करने से समझिए कि आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी नया समाज को नहीं कर पाएंगे, समाज का सोशल रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और रिफॉर्म जब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक समाज बदलेगा नहीं, तब तक आपका ज्ञान, आपकी आधुनिकता, आपका तमाम जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ पुराणपंथी या जड़ जो लोग हैं, जो ऑर्थोडॉक्स है, उनके इस्तेमाल करने में काम आएगा। जैसे तालिबान को देख लीजिए, अफगानिस्तान में पूरे आधुनिक राष्ट्र को उन्होंने पुरातन राष्ट्र में तब्दील कर दिया।
क्यों? क्योंकि उनके पास सब, मैंने कहा ना, सब कुछ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें, लेकिन उसका इस्तेमाल वो पुराने तरीके, पुराने दिमाग से कर रहे हैं, शरीयत के हिसाब से कर रहे हैं। इसीलिए उस कंट्री का, उस समाज को वो आधुनिक बनने से रोक रहा है। और जब तक समाज उन पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेगा और नए विचारों को अंगीकार नहीं करेगा, तब तक समाज अपने आप को बेहतर दिशा में नहीं ले जा सकता है। चाहे वो कितना भी, कहते हैं कि बाहर से आप कितना भी सूट बूट पहन लो, लेकिन अगर आपके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, आपकी सोच उतनी ही पुरानी, उतनी ही गंदी, उतनी ही जड़ है, तो फिर वो सारा विचार किसी काम का नहीं, बाहर का सारा कुछ दिखावा, पैकेजिंग किसी काम की नहीं होगी। तो उस पैकेजिंग से ही काम नहीं चलेगा। सिर्फ इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। तो अंबेडकर साहब कहीं न कहीं उस फूले, पेरियार, कबीर, बुद्ध की विचार की जो पूरी परंपरा है, जिसको दूसरी परंपरा के रूप में भी जाना जाता है, नामवर सिंह जिसको दूसरी परंपरा कहते हैं, शास्त्र की परंपरा और लोक की परंपरा या मौखिक परंपरा, उस परंपरा को कहीं न कहीं आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा के साथ जोड़ते हुए एक मुकम्मल और एक इक्वल, एक रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बींग के लिए एक संसार, हिंदुस्तान को खड़ा करने के लिए उनकी का जो योगदान था, वो एक अतुलनीय योगदान है, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारी असहमतियाँ हो सकती हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन उनके जो सवाल थे, उनकी जो बातें थी, वो गलत नहीं है। हर मनुष्य को सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आप किसी को भी किसी का भी आत्मसम्मान नहीं छीन सकते हैं। आपके सिस्टम, आपका शास्त्र, आपका धर्म चाहे कितना भी मजबूत हो, कितना भी महान हो, लेकिन आपके धर्म की और आपके शास्त्र की महानता उस मनुष्य के जीवन में जहर घोल करके या उसके आत्मसम्मान को छीन करके अगर आपका धर्म महान बन रहा है, तो आपके धर्म और आपके शास्त्र पर सवाल तो उठाए ही जाएंगे और उठाए ही जाने चाहिए। क्योंकि आप महान बनिए, कोई बात नहीं, महान बनना चाहिए, लेकिन दूसरे को आप नीचा कैसे कर सकते हैं, या दूसरे को आप नीचा करने का अधिकार आपको किसने प्रदान किया, है ना। तो इस सत्य को बहुत सारे आयामों के साथ अगर हम समझेंगे, तो सवाल और सूत्र और कहते हैं ना कि रेशे दर रेशे खुलते चले जाएंगे, और तब आप समझ पाएंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कितनी पीड़ादायक रही थी, या कितनी दुर्धर्ष थी उन लोगों के लिए जो इसके शिकार हुए। उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने इसका एंजॉय किया, जो हमेशा शासक रहे, जो हमेशा प्रिविलेज लेते रहें, हर तरह का सम्मान मिला, जो हर तरह से अपने आप को एम्पावर्ड करते रहे, उनके लिए तो अच्छा था, क्योंकि उन्हें शोषण करने का मौका मिल रहा है भाई, है ना। तो इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। और अगर हम इस सत्य को समझ जाएंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन को, उनके दर्शन को समझ सकते हैं। और जितना अधिक हम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, उनकी करुणा, उनकी संवेदनशीलता को समझेंगे, उतनी बहुत सारी चीज़ें अपने आप साफ होती चली जाएगी। देखिए, आधुनिक स्वतंत्रता की लड़ाई में जब जिन्ना भी तो थे ना, जिन्ना भाई, उसने तो अलग देश की मांग कर ली और अलग देश बन भी गया, और उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी आप जानते ही हैं। लेकिन अंबेडकर साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो ज़्यादा करुणावान, ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा मनुष्यता के पक्ष में खड़े होने वाले इंसान थे, और इसीलिए उन्होंने इन सच्चाइयों को दर्ज किया। और जो शोषण कर रहा था, जो समाज दूसरे लोगों को अपना गुलाम बना रहा था, उनको एहसास करवाया कि आप गलत कर रहे हैं, आप समझो इस बात को, ये चीज़ें बहुत भारी पड़ जाएगी आपके ऊपर, और भारी पड़ी है लगातार। भाई, आप लगातार किसी को टॉर्चर करेंगे, लगातार उसको शोषण करते रहेंगे, तो एक दिन तो आपकी सत्ता, आपका शासन खत्म होगा ना फिर। और जब जिस तरह से खत्म होगा, उसका आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने कहा ना कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को अलग अलग आयामों से, अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने की आवश्यकता है, और भारतीय समाज की बहुत सारी परतों को उनकी निगाह से समझेंगे तो शायद हम समझ पाएंगे। बाकी आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सवाल है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, प्लीज़ पूछिए। कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, बातचीत होती रहनी चाहिए। कन्वर्सेशन से बहुत सारी समस्याएं सुलझा सकते हैं। संवाद, कहते हैं ना कि संवाद होना चाहिए। डॉक्टर
अमर्त्य सेन ने किताब लिखी है ना, आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, मतलब हमारे यहाँ तो वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया हमेशा परंपरा रही है। बौद्ध संगतियाँ होती थी पुराने ज़माने में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस धर्म को अपनाते हैं वहाँ पर तो कहते हैं ना कि मतलब विद्वानों में लंबी लंबी बहसें चलती थी। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में चलते हैं ना, सेमिनार हो रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, कोई बातचीत चल रही है, अलग अलग डिस्कोर्स चल रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ा रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ा रहा है, कोई कविता, कोई कहानी, है ना, कोई समाजशास्त्र पढ़ा रहा है। तो उनमें अलग अलग जो स्कूल है उसमें अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग पुस्तकें लिखी जा रही है, अलग अलग बहसें हो रही है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।